हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जी हाँ, तो इस वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजे आइडिया के बारे में। अब देखिए, इंटेलिजे एक आईडी है, यानी कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसके ज़रिए हम कोड लिखते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इंटेलिजे के काफ़ी सारे फीचर्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एक नेक्स्ट लेवल डेवलपर यानी कि एक प्रोडक्टिव डेवलपर बन सकते हो। इंटेलिजे जनरली सारे फीचर्स लोगों को पता नहीं होते हैं। क्या कौन से शॉर्टकट्स होते हैं, कैसे लर्न करने हैं शॉर्टकट्स, क्या शॉर्टकट्स हमको प्रोडक्टिव बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं वो गैप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी हाँ, सब फटाफट कोर्स की जो फीस है उसको पे कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए अगर आप अपडेट्स जानना चाहते हैं तो। और कमेंट में मुझे बताएं कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, इंटेलिजे आप क्यों सीखना चाहते हैं। जी हाँ, मैंने अक्सर लोगों को सुना है ये कहते हैं कि इंटेलिजे मैं प्रोडक्टिव होने के लिए सीख रहा हूँ। तो क्या यही आपका गोल है? अगर ये गोल नहीं है, ये गोल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे और कौन से टाइप के वीडियोस इस चैनल पर लानी चाहिए। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जी हाँ, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंटेलिजे के बारे में बताता हूँ। तो उम्मीद तो यही है कि आप देखकर खुद से ट्राई भी करें। देखिए, देखने से तो आप देखते रह जाओगे, लेकिन ट्राई करोगे तभी आप कुछ सीखोगे। ठीक है, देख के आपको चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन जब आप एक्चुअली में ट्राई करोगे तभी आप एक्चुअली में सीखोगे। और इन सारी चीज़ों को अपने वर्कफ्लो में भी अडाप्ट कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंटेलिजे के बारे में। लेकिन इंटेलिजे के बारे में समझने से पहले हमें जेटब्रेन्स को समझना चाहिए। तो जेटब्रेन्स बेसिकली क्या है? जेटब्रेन्स एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर टूल्स बनाती है, और इन सॉफ्टवेयर टूल्स का मकसद ये होता है कि वो जो इंजीनियर्स है उसको थोड़ा स्मार्ट और प्रोडक्टिव बनाए। ठीक है, तो जेटब्रेन्स एक ऐसी कंपनी है जो कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स बनाती है। और यहाँ पर देखिए, आप जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले तो ये jetbrains.com पर आ जाइए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और इस पर आने के बाद अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो यहाँ पर, तो पहले तो देखिए एआई के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हर वेबसाइट पर एआई के बारे में लिखा हुआ है आजकल। अब यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको देखिए इनके कुछ पॉपुलर टूल्स है। अगर आपने पाइथन वगैरह में प्रोग्रामिंग करी है तो आपको पता होगा कि पाइचार्म। ठीक है, इंटेलिजे आइडिया तो जावा में फेमस है। वेबस्टॉर्म करके इनका आईडी है, डेटा ग्रेप, राइडर, क्लायंट, ये सारे आईडीज है। ठीक है, और काफ़ी सारे डेवलपर्स इनके जो टूल्स है इसको ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप इंटेलिजे जैसा कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये इंडस्ट्री रेडी है। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एक हिसाब से। काफ़ी सारे एंटरप्राइज कंपनीज इंटेलिजे का इस्तेमाल करती है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर 15 मिलियन डेवलपर्स सारे आईडी टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे फीचर्स, तो आप ये वेबसाइट देख सकते हो। देखिए, वेबसाइट है ना, काफ़ी बदलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम आया था कुछ और था, अब थोड़ा इन्होंने डिज़ाइन चेंज कर दिए। तो करते रहते हैं ऐसे। तो हो सकता है आपको थोड़ा कुछ और देखने को मिले, तो घबराइएगा नहीं। चीज़ें तो सेम ही होती है, जिससे लोग यूआई और फीचर्स में अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सारे फीचर्स समझ जाएंगे, तो इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर स्क्रॉल अप कीजिए, और यहाँ पर देखिए आपको डेवलपर टूल्स दिखाई देंगे। डेवलपर टूल्स में आपको दिखाई देगा इंटेलिजे। देखिए, ये सारे टूल्स है जो वो बनाते हैं। तो जैसे ऑल आईडीज आपको दिखेंगे, ये सारे आईडीज है इतने। ठीक है, रस्ट की भी आईडी है, रूबी की आईडी है, वेबस्टॉर्म है, आईडी के थीम्स है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन हम बात करेंगे इंटेलिजे आइडिया की। ठीक है, तो इंटेलिजे आइडिया क्या है? ये बेसिकली एक आईडी है। आईडी, अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। मुझे एक लर्नर ने, एक व्यूअर ने पूछा था कि हमें आईडी क्यों यूज़ करना है, नोटपैड क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, नोटपैड तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आईडी क्या है? आपकी जो लाइफ है उसको आसान बना देता है। ऑटो कंप्लीट, ये सारे जो फीचर्स है वो आईडी में आते हैं। ठीक है, ये सारे आपको नोटपैड में नहीं मिलेंगे। नोटपैड में आपको क्या है, हर एक लाइन विथ राइट केस, केस मतलब कैपिटल स्मॉल, ये सब का ध्यान रखते हुए क्लास की नाम प्रॉपर लिखनी है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स मैन्युअली ऐड करने होंगे। लेकिन आईडी आ जाता है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम आईडी यूज़ करते हैं। और आईडी का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, अगर आपको नहीं पता तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये एक आईडी है और यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो इसे।
ऐसा दिखता है इंटेलिजे आइडिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने, मैं अज्यूम करो कि आपने इंटेलिजे को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर आपको प्राइसिंग भी मिल जाएगी, तो प्राइसिंग को मैं नए टैब में खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए इंटेलिजे के 2 एडिशंस है, एक है अल्टीमेट एडिशन और दूसरा है कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल में आना है, और इंडिविजुअल में आपको देखिए इंडिविजुअल के लिए अल्टीमेट का प्राइसिंग दिखेगा आपको। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको बाय करना चाहिए, लेकिन देखिए इसमें एडिशनल फीचर्स है, तो बाइंग तो मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लर्निंग कर रहे हो तो कम्युनिटी एडिशन में भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको बाय करना है तो ये वो पेज है, और आपको पता होना चाहिए कि इसका एक पेड वर्जन भी है, तो इसीलिए मैंने वो पेज दिखाया आपको। और यहाँ पर अगर आप डाउनलोड करते हो तो देखिए आप यहाँ पर आ जाओगे, जो कि ये इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट, अच्छा ये अल्टीमेट है, और यहाँ पर मुझे चाहिए कम्युनिटी। ठीक है, तो देखिए पहले इन्होंने अल्टीमेट को प्रमोट किया हुआ है डाउनलोड बटन पर, अल्टीमेट मतलब पेड वर्जन। ठीक है, और इसका फ्री 30 डे ट्रायल होता है, और अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन मिलेगा। ठीक है, और इन्होंने लिखा है कि वी आर कमिटेड टू गिविंग बैक टू द वंडरफुल कम्युनिटी, और इसके लिए इन्होंने फ्री वर्जन बनाया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और डाउनलोड करके इसकी जो फाइल होगी वो आप लोकल मशीन पर सेट कर लीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब देखिए इंस्टॉलेशन के लिए आपको जो फाइल्स मिलेगी वो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग फाइल्स है। जैसे मैं विंडोज़ पर हूँ तो मुझे विंडोज़ के लिए दिखाई दे रहा है, अगर आप मैक और लिनक्स वगैरह जहाँ पर भी हो, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, आपको उसकी फाइल यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करके जैसे ही आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि फ्री है और बिल्ट ऑन ओपन सोर्स है, तो बिल्कुल तरीके से फ्री है। ठीक है, और मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक और चीज़ बताता हूँ, तो ये टूल बॉक्स। ठीक है, तो JetBrains का टूल बॉक्स है, ये मैं रेकमेंड करूँगा इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, मेरे सिस्टम पर तो है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ये है क्या, सबसे पहली बात तो देखिए JetBrains के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे आईडीज़ है। ठीक है, तो अब अगर आप एक पावर डेवलपर हो तो आप काफ़ी सारे टूल्स को इस्तेमाल करोगे, और काफ़ी हर टूल का एक वर्जन होगा। ठीक है, तो इसकी मदद से आपकी जो सारी आईडीज़ है वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हो इस टूल की मदद से। तो देखिए ये नीचे राइट साइड पर आपको दिखेगा विंडोज़ मशीन पर। ठीक है, टूल बॉक्स करके, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट का ये वर्जन आ गया है, इसको अपडेट कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रीवियस वर्जन पर स्विच होना है तो आप यहाँ से 3 डॉट्स पर क्लिक करके स्विच भी हो सकते हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और वर्जन्स वगैरह अपडेशंस वगैरह में ये काफ़ी आसान है। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में उन्होंने काफ़ी बढ़िया यहाँ पर 3 डॉट्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मान लीजिए मैं इंटेलिजे आइडिया का अल्टीमेट वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरे को प्रीवियस वर्जन पे जाना है तो मुझे वेबसाइट पर जाकर सर्च नहीं करना है प्रीवियस वर्जन, मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा। 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद देखिए मुझे ऐसे प्रीवियस वर्जन दिख जाएंगे, और मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर सकता हूँ। तो प्रीवियस वर्जन्स भी मैं रख सकता हूँ सिस्टम पर। तो देखिए यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल वर्जन साइड बाय साइड, तो मल्टीपल वर्जन्स को आप अपने सिस्टम पर रख सकते हो साइड बाय साइड, ये इसका एक मेजर प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि अच्छा मैं पुराने वर्जन पर कुछ करना है, मुझे पुराने वर्जन में ये कुछ चल रहा है या देखना है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे फीचर्स है आप टूल बॉक्स में। तो टूल बॉक्स बेसिकली ये जो वर्जन वगैरह मल्टीपल आईडीज़ है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप मल्टीपल आईडीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो टूल बॉक्स को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सीधा सीधा इंटेलिजे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये टूल के बारे में मालूम होना चाहिए कि टूल बॉक्स करके ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये है इंटेलिजे आइडिया के बारे में। अब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, और इसको लॉन्च कर दीजिएगा, तो आपको उसका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो दिख जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इंस्टॉलेशन तो कर चुके होंगे इंटेलिजे आइडिया का। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंटेलिजे आइडिया खोल रखा है कम्युनिटी एडिशन। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लुक है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इंटेलिजे के लुक को। कस्टमाइज का मतलब यहाँ से देखिए आपको थीम वगैरह कुछ चेंज करनी है, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ से गेट मोर थीम्स पर क्लिक करोगे तो आप और एडिशनल थीम्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्लगइन्स। अब देखिए प्लगइन्स का मतलब क्या है, प्लगइन्स आपकी जो इंटेलिजे का एक्सपीरियंस है, जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, उसमें थोड़ा सा अपग्रेड या एडिशनल चीज़ें, एडिशनल फीचर्स ऐड कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं डॉकर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी काम करता हूँ डॉकर के साथ, तो डॉकर का एक प्लगइन ऐड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीमलेस इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है प्लगइन, ये थोड़ा हेल्पफुल कर देता है डॉकर फाइल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में। लॉम्बॉक के साथ काफ़ी काम करता हो तो वो दिख जाता है यहाँ पर। अगर आप ग्रेडल वगैरह के साथ काम करते हो तो वो सब डाल दीजिए यहाँ पर बिल्ड टूल्स में। देखिए, तो प्लगइन्स मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शनैलिटी अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी देयर।
ठीक है। तो ये हो गया इंटेलिजे का एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये इंटेलिजे फ्री वर्जन का एक्सपीरियंस है, कम्युनिटी एडिशन। आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके का न्यू प्रोजेक्ट विंडो आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास एक इंटेलिजे आइडिया का अल्टीमेट वर्जन भी है, तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए ये इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट है, यहाँ पर लोगो देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट है और यहाँ पर देखिए थोड़े और फीचर्स आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे आप रिमोट डेवलपमेंट कर सकते हो, SSH कनेक्शन बना सकते हो, WSL डेव कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर रिमोट डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइजेशन वगैरह तो सब सिमिलर है, प्लगइन्स भी सब सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़े एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं बस। यहाँ पर अभी आप प्रोजेक्ट्स में आते हो तो न्यू प्रोजेक्ट पर अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये फ्री वर्जन है, ये फ्री वर्जन में आपको क्या था, जावा, ग्रूवी, MT प्रोजेक्ट, मेविन, जावा FX और स्प्रिंग जो है वो लॉक्ड है, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो लॉक्ड है। लेकिन आप इंटेलिजे अल्टीमेट में आते हो तो देखिए जावा, ग्रूवी, MT प्रोजेक्ट, मेविन, जकार्ता, स्प्रिंग बूट, मैं ऐसे डायरेक्टली स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। तो देखिए अगर आप एक स्प्रिंग बूट डेवलपर हो तो आपको जाना पड़ता है start.spring.io पर, एक सारी जो डिटेल्स है फॉर्म फिल करो और फिर प्रोजेक्ट का जो टेम्पलेट है या जिप फाइल है उसे डाउनलोड करो, अनजिप करो और फिर उसे ओपन करो। अब इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने काफ़ी किया है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंटेलिजे अल्टीमेट ने ये ऑप्शन दे दिया है, जहाँ पर आप वो सारा जो फॉर्म आप start.spring.io पर भरते हो वो यहाँ पर भर दीजिए, बस बात खत्म हो जाती है और यहीं पर प्रोजेक्ट बन जाएगा। देखिए सर्वर URL जो है start.spring.io का है, ठीक है, विच इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। जावा FX का प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्वाकस, ठीक है, HTML, रिएक्ट, एक्सप्रेस, एंगुलर, UJS और वीट। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आप यहीं से बना सकते हो, ठीक है। आपको किसी और विंडो को ओपन करने की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पर ये एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देता है इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट, ठीक है। तो मैं साइड बाय साइड थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर स्प्रिंग बूट सिलेक्ट करते हो तो देखिए आपको ये लोकेशन डालनी है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट करना है, ग्रेडल, कॉटलिन क्या यूज़ कर रहे हो वो करना है, ग्रुप, आर्टिफैक्ट, पैकेज नेम, जावा JDK और वर्जन सिलेक्ट करना है जावा का। तो मैं 25 सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए अभी नेक्स्ट पे जाता हूँ, नेक्स्ट पे आपको बताता हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करूँगा लेकिन नेक्स्ट पे जाऊँगा। नेक्स्ट पे जाऊँगा तो मुझे डिपेंडेंसीज भी यहीं पर पूछ रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसीज भी यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सी डिपेंडेंसीज भैया आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जो भी डिपेंडेंसीज ऐड करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लो यहाँ से, देखिए स्प्रिंग वेब है, वो सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा। तो ये है इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट का एक्सपीरियंस। अब मैं इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट को इतना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ जो कि आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप फ्री वर्जन में भी कर सकते हो लेकिन इंटेलिजे के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्प्रिंग प्रोजेक्ट तो बना ही नहीं सकता, तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन करना होगा, एक स्प्रिंग प्रोजेक्ट डाउनलोड करके आपको ओपन करना होगा। तो कैंसिल कर देना होगा और यहाँ से ओपन करना होगा। स्प्रिंग प्रोजेक्ट आप कहाँ से बनाओगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, start.spring.io से, ठीक है, जो कि ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ें ये काफ़ी डेवलपर्स को पता नहीं होती है। तो ये यहाँ से आप डिपेंडेंसी सिलेक्ट कर सकते हो, आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो और प्रोजेक्ट यहीं पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस इन्होंने दिया है, काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए जिसके पास इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट है, ठीक है। तो मेरे पास था तो मैंने सोचा इसका एक डेमो भी दे दूँ, आप स्प्रिंग का वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। तो दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटेलिजे आइडिया के इंटरफेस के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंटेलिजे आइडिया को ओपन कर लिया है। अब इसमें अगर आप किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो भी सेटिंग्स है वो आपको चूज करनी है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओपन पर जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो रीसेंट प्रोजेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं किसी पर भी क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है इंटेलिजे में, तो आपको ओपन पर क्लिक करना है और उस प्रोजेक्ट पर नेविगेट कर लेना है। तो देखिए मैंने ओपन पर क्लिक किया और फर्स्ट JPA में आ गया और ये मेरा ना स्प्रिंग प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग बूट बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए एक बिल्ड फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल pom.xml, और तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। या अगर pom.xml के बजाय आपके पास build.gradle हो तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके कर दोगे तो ये जो प्रोजेक्ट है वो एज अ प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ओपन कर सकते हो या तो फिर यहाँ से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हो, अगर आपका कोई रीसेंट प्रोजेक्ट अगर आपको ओपन करना है। तो मैं यहाँ से ऐसे ओपन कर लेता हूँ, आप कैसे भी ओपन कर सकते हो। देखिए आपको पूछेगा ओपन एज अ प्रोजेक्ट या ओपन एज अ फाइल, तो मैं चाहता हूँ ओपनिंग एज अ प्रोजेक्ट। तो देखिए प्रोजेक्ट पूरा के पूरा ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट जो मेरे रिसेंट है वहाँ पर ये रिसेंट प्रोजेक्ट्स को एक्सेस भी कर सकता हूँ और मैं इसमें स्विच भी हो सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ फर्स्ट में स्विच हो जाऊँ, तो यहाँ पर देखिए ये प्रोजेक्ट को आप कैसे ओपन करना चाहते हो ये पूछ रहा है, इस विंडो में या नई विंडो में। अगर नई विंडो में करते हो तो एक नई टैब या नया विंडो ओपन कर देगा, देखिए, और नए टैब में या नए विंडो में ओपन कर देगा, और पुराने विंडो को आप फिर क्लोज कर सकते हो या उसको मल्टी विंडो सेटअप में इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों प्रोजेक्ट्स को ओपन रख सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आप जो देख रहे हो ये है इसका फर्स्ट लुक। तो मैं ना सब कुछ क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इसका जो फर्स्ट लुक है उसका थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखने को तो ऐसे आपको लगेगा कि अच्छा ये इसका क्या ओवरव्यू लेना है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, और मैं जो भी बताने वाला हूँ वो मैं बता भी देता हूँ कि आप खुद से कैसे ढूंढ सकते हो। तो आपको देखिए इंटेलिजे का डॉक्यूमेंटेशन ढूंढना है, आपको यहाँ पर आना है गूगल पे या किसी सर्च इंजन पर, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर भी आ सकते हो, लेकिन सर्च इंजन पर इंटेलिजे इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको जेटब्रेन्स की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये है इंटेलिजे का डॉक्यूमेंटेशन, आप देख पा रहे हो, और यहाँ पर इंटेलिजे ओवरव्यू में आपको यूजर इंटरफेस दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सारी जो यूजर इंटरफेस की ओवरव्यू है वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सबसे पहले तो नीचे जो है ये होता है नेविगेशन बार। ठीक है, देखिए मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ ना उन सब के बारे में आप एक हिसाब से देख सकते हो इस डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है ये नेविगेशन बार, तो आप कहाँ पर नेविगेट कर चुके हो ये आपको बताएगा यहाँ पर नीचे। तो देखिए अभी मैं फिलहाल फर्स्ट प्रोजेक्ट में हूँ, अगर मैं किसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ऐप आर्क्स रनर को ओपन कर लिया, तो देखिए मुझे उसकी पूरी डायरेक्टरी बता रहा है, आप देख पा रहे हो, उसका जो पूरा पाथ है वो नीचे बता रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जो इतनी बड़ी विंडो आपको दिखाई दे रही है, ये लेफ्ट साइड पे, इसे कहते हैं प्रोजेक्ट टूल विंडो। अब प्रोजेक्ट टूल विंडो में आपको आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो स्ट्रक्चर है वो दिख जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट टूल विंडो होता है, और यहाँ पर आपको देखिए ये थोड़े आइकन्स भी दिख जाएंगे। तो ये आइकन जो है ये टूल विंडो बार है, इसे टूल विंडो बार कहते हैं। और देखिए हर आइकन के साथ आपको एक शॉर्टकट भी दिखाई देगा, Alt 1, यहाँ पर होवर करिए तो Alt 0, ठीक है, तो ये Alt 7, ठीक है, तो देखिए Alt 1 अगर मैं शॉर्टकट दबाऊँ Alt 1, देखिए इसको आप टॉगल कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से। मैं माउस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, देखिए मेरा हाथ कीबोर्ड पर है और आप इस तरीके से इसको टॉगल कर सकते हो। तो ये सारे जो शॉर्टकट्स है ना दोस्तों, ये थोड़ा सीखने लायक है, क्योंकि अगर आप इंटेलिजे का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हो तो माउस पे स्विच होना जनरली लोग पसंद नहीं कर रहे अगर वो कोड कर रहे हैं, और उनको अगर ये इसको टॉगल करना है तो बेसिकली ये शॉर्टकट की आदत हो जाती है, और आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर ये ना काफ़ी हेल्पफुल करता है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्रोजेक्ट टूल विंडो था, और यहाँ पर ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये जो है एडिटर है इंटेलिजे का, एडिटर काफ़ी पावरफुल एडिटर है। इसमें सारे देखिए होवर, ये ऐसे पॉपअप मेनू आएंगे, ये पॉपअप मेनू है। ठीक है, एक हिसाब से अगर आप किसी भी चीज़ पर होवर करते हो तो आपको इस तरीके का एक मेनू दिखाई देगा, और इसमें थोड़ी एडिशनल चीज़ें आपको दिखाई देगी, जैसे कि मतलब जो भी कोड पे आपने होवर किया है तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। एक राइट क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का मेनू भी आपको दिखाई देगा, ये पूरे ऑप्शंस है। ठीक है, तो देखिए शो कंटेक्चुअल एक्शंस, तो यहाँ पर कोई कंटेक्चुअल एक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर इतनी चीज़ हो गई, ये तो मैंने बता दिया है। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ी और चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ये हमने ऊपर के मेनू की बात की, यहाँ पर ये थोड़ी और चीज़ें हैं जैसे कि सर्विसेज। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो तो कौन सी सर्विसेज आपने लगा रखी हैं यहाँ पर, तो वो सारी सर्विसेज यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, और ये एक यूनिफाइड व्यू देता है आपको, आपके जितने भी एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो। तो हो सकता है आप माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हो, मैं आपको यूज केस देता हूँ यहाँ पर। ये तो देखिए ये एक सिंगल एप्लीकेशन है, अगर आप माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल सर्विसेज होगी, तो होगा क्या, वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आपकी फिलहाल एक ही सर्विस है और आप चाहते हो वो एक सर्विस यहाँ पर दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड पर जा सकते हो, ऐड सर्विस, और यहाँ पर रन कॉन्फ़िगरेशन टाइप सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर आपको डॉकर का ये भी आ रहा है सजेशन, डॉकर रजिस्ट्री वगैरह। तो यहाँ पर मैं रन कॉन्फ़िगरेशन टाइप करूँगा और यहाँ पर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो मेरी रन कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए यहाँ पर रन कॉन्फ़िगरेशन है ये, तो इसमें ये एक रन कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड है। रन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आप जब भी एप्लीकेशन रन करते हो ना, देखिए मैं ये एप्लीकेशन अगर रन करता हूँ यहाँ से, मैं एप्लीकेशन स्प्रिंग का एप्लीकेशन कैसे रन करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, फर्स्ट एप्लीकेशन जो मेन फाइल है वहाँ से रन करूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर ये रन कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली बन जाती है और ये ऑटो सेव्ड होती है। तो
उसकी मदद से उसने यहाँ पर एक सर्विस ऐड कर दी। अगर आपके पास मल्टीपल सर्विसेज है तो लेट्स से मेरे पास फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन सब कुछ यही फोल्डर में है, तो मैं क्या है सबको रन करूंगा तो उसकी सबकी रन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा तो सारी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसका बेनिफिट ये है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एरर्स, लॉग्स सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए मैं इसको क्लिक करके मैंने रन कर पाया, मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर सकता हूँ, यहाँ पर इसकी जो थ्रेड्स है उसको डंप वगैरह डिबग मोड में रन कर सकता हूँ। देखिए आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। मल्टीपल सर्विसेज है तो आप लॉग्स में स्विच भी कर सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। तो इतना हेल्पफुल है ये विंडोज सर्विसेज पेन। मैं जब भी डेवलपमेंट करता हूँ मैं इसका काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और आप भी ज़रूर करोगे अगर आप सीरियस डेवलपर हो, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे ऐप्स बनाने का प्लान है आपका, तो आप या कंपनीज में अगर आप काम करोगे इंटेलिजे का इस्तेमाल करोगे, ये काफ़ी इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सर्विसेज। तो ये देखिए Alt 8 से आता है, Alt 8 इसका शॉर्टकट है, ठीक है। अब यहाँ पर टर्मिनल है, ये टर्मिनल देखिए नॉर्मली क्या होता है, हम डेवलपर्स हैं तो टर्मिनल के बिना तो काम या जिंदगी चलेगी नहीं, ठीक है। टर्मिनल तो देखना ही है, ब्लैक स्क्रीन। तो इंटेलिजे ने क्या किया, देखिए पहले क्या होता था, आप है ना आईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर टर्मिनल रिलेटेड कुछ कमांड्स चलाने हैं, जैसे गिट पर कमिट कर देना है आपको, तो आपको यूआई इंटरफेस यूज नहीं करना है, आपको कमांड लाइन इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करोगे, एक टर्मिनल सेपरेट विंडो में ओपन होगा, ठीक है। लेकिन इंटेलिजे ने फिर क्या किया, यहाँ पर टर्मिनल आपको इनबिल्ट ही दे दिया है, तो आपको स्विच ही नहीं करना है, इंटेलिजे में ही सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं विंडोज पर हूँ तो विंडोज पावरशेल का टर्मिनल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। मैं अगर किसी और टाइप का टर्मिनल लॉन्च करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए एरो पर क्लिक करना है, ठीक है। और एरो पर मुझे दिखाई देगा विंडोज पावरशेल, कमांड प्रॉम्प्ट, गिट बैश। गिट बैश इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे इसलिए गिट बैश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर है या आपके पास और टर्मिनल्स इंस्टॉल्ड है तो आपको वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आप रन करते हो कमांड्स नॉर्मली टर्मिनल पे, वो सारे कमांड्स आप यहाँ पर रन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल इंस्टेंसेस भी ओपन कर सकते हो आप, देखिए इस तरीके से। तो मल्टीपल टर्मिनल्स के इंस्टेंसेस रन हो सकते हैं और यहाँ पर आप इनके साथ खेल भी सकते हो, ठीक है। तो जैसे मतलब जैसे आपकी ज़रूरत हो उस तरीके से आप इस टर्मिनल टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर प्रॉब्लम्स का एक टैब है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ एरर्स वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम्स इंटेलिजे आपको बताना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बता देगा, ठीक है। और फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो गिट का है। तो इंटेलिजे में बढ़िया तरीके से गिट इंटीग्रेशन भी है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये गिट का टैब है जहाँ पर आपको पूरी की पूरी रिमोट ब्रांच वगैरह सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ये बॉटम पेन की बात। अब आप अगर यहाँ पर देखते हो ये ऊपर का जो बार है, ठीक है, ये ऊपर का बार, इसे कहते हैं टूल बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मेनू ऑप्शंस है, यहाँ पर सब आपको मेनू ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर आपको मेनू में कुछ सेव करना है, कुछ करना है, ठीक है, आप वो सब देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से। तो ये है मेनू ऑप्शंस। यहाँ पर इंटेलिजे की सेटिंग्स भी आपको दिख जाएगी। अगर आप मैक पर हो तो सेटिंग्स का नाम प्रेफरेंसेस होता है, तो ढूंढ लीजिएगा अपने सिस्टम पर। एंड विंडोज़ में तो सेटिंग्स है, फाइल में दिख जाएगी, ठीक है। और मैक में आपको एप्पल का आइकन क्लिक करना है ऊपर टॉप लेफ्ट पे, और वहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस करके कुछ दिखेगा, वो सेम सेटिंग्स होगी। और ऐसे क्लिक करोगे तो ऐसे सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है सेटिंग्स। और यहाँ पर टूल बार पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, अलग अलग रन कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये प्रोजेक्ट स्विच कर सकते हो, ये आपकी गिट रिपोजिटरी है, आप यहाँ पर गिट ऑपरेशंस थोड़े कर सकते हो, ब्रांचेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, कमिट अपडेट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऊपर का बार है इसे कहते हैं टूल बार। अब देखिए ये आपका जो एडिटर है, ठीक है, ये मेरा एडिटर है, एडिटर के पास देखिए आपको ये जगह दिखाई देगी, ये वाली जगह, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जगह, ठीक है, ये वाली जगह दिखाई देगी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 ये एडिटर की जगह है। तो ये जो जगह है ये जगह है क्या सबसे पहले तो, ठीक है। तो ये जगह जो है इसे कहते हैं गटर, ठीक है, GUTTER, ठीक है। ये यहाँ पर अगर आप आते हो तो देखिए ये है गटर 9, और 9 कहाँ पे मेंशन्ड है, ये 9, तो ये गटर है। अब गटर में क्या क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ गटर में हो क्या क्या सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने मेन फाइल खोल दी है, तो यहाँ पर मुझे रन ऑप्शंस मिल रहे हैं गटर में, करेक्ट। तो ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ से मैं इसको रन कर सकता हूँ एप्लीकेशन को। यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ, तो अगर मैं एप्लीकेशन को डिबगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा सकता हूँ इस तरीके से गटर पर। आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, टेस्ट केसेस रन कर सकते हो। तो अगर मैं गटर पर क्लिक कर लूँ तो देखिए ब्रेक पॉइंट्स, बुकमार्क्स, आपको लाइन नंबर दिखाई देते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहीं पर आपको दिखाई देगी। कोड को फोल्ड कर सकते हो आप, फोल्ड का मतलब है देखिए अब ये मेथड है, अगर मैं इसको कोलैप्स करना चाहता हूँ, अच्छा यहाँ पर कोलैप्स का, अच्छा ये देखिए ये आइकन आ गया, तो आप कोलैप्स कर सकते हो मेन मेथड को,
तो ऐसी कोई बड़ी मेथड है तो आप इसको कोलैप्स कर सकते हो और आपकी जो स्पेस है एडिटर पे वो बच जाएगी। ठीक है, देख पा रहे हो। तो गटर की मदद से ये सब पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू है इंटेलिजे इंटरफेस का। राइट साइड पर आपको कुछ टूल्स दिखेंगे यहाँ पर, मेविन, जैसे कि ये मेरा मेविन प्रोजेक्ट है, तो सारे के सारे ये लेके फर्स्ट मेविन प्रोजेक्ट है, सारे के सारे मेविन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखेंगे, ये फोल्डर में जो भी है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशंस है और ये एआई असिस्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो ओवरव्यू था इसमें काफ़ी कुछ है। लोग बेसिकली ये जो ओवरव्यू, अच्छा ओवरव्यू तो है, इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि इनको पता ही नहीं होता है कि इंटेलिजे में और क्या क्या फीचर्स है। ठीक है, वो बस एक एडिटर की तरह इस्तेमाल करते हैं इसको और बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते और फिर बहुत सारी चीज़ें लूज आउट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ कुछ बढ़िया सी टिप्स और मैं कुछ ऐसे शॉर्टकट्स आपको दिखाना चाहता हूँ इंटेलिजे के, जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ और जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी थ्रू द रूफ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स है जो मेरी लाइफ का और मेरे वर्क फ्लो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं शॉर्टकट्स पे बात करना चाहूँगा। शॉर्टकट्स हमें क्यों सीखना चाहिए? तो देखिए, हर एक काम आप माउस उठाकर और माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप शॉर्टकट्स सीखने लग जाते हो, शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हो, तो आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ कीबोर्ड से शॉर्टकट की मदद से, जैसे कि मैं चाहता हूं मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर को ओपन करना, तो मैं Alt 1 प्रेस कर सकता हूं। अच्छा सॉरी, मैं Alt 1 प्रेस कर सकता हूं और आप देखोगे यहां पर कि Alt 1 पर ये प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये ओपन हो चुका है यहाँ पर और यहाँ पर मुझे माउस को टच करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये दिन में अगर मैं 10 बार करता हूँ, ठीक है, और मैं माउस को बार बार टच करता हूँ, तो ये थोड़ा मैं एक फ्लो में होता हूँ। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स का डिले हो जाता है और थोड़ी सी, मतलब ये मैं फ्लो में रहना चाहता हूँ, मैं वो फ्लो को ब्रेक नहीं करना चाहता। करेक्ट, और ये प्रोडक्टिविटी स्टैंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे बहुत सारे एक्शंस कर रहे हो आईडी में और वो आप सिर्फ माउस को हटाकर सिर्फ कीबोर्ड से कर रहे हो, तो आपका बहुत टाइम बच जाता है और आप काफ़ी प्रोडक्टिव फील करते हो। ठीक है, तो देखिए, मैं ना सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन एनेबल कर दूंगा। मैं सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर अपीयरेंस एंड बिहेवियर में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि प्रेजेंटेशन असिस्टेंट। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको दिखाएगा कि कौन से शॉर्टकट्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनका यूज़ क्या है। तो इसको मैंने एनेबल कर दिया। ठीक है, देखिए सबसे पहला शॉर्टकट तो जो जिसकी हमने बात की, Alt 1। तो देखिए Alt 1 से क्या होता है, ये जो प्रोजेक्ट का जो विंडो है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। ठीक है, तो शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इस शॉर्टकट से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट और ए, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट ए सर्च करते हो तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मुझे सर्च करना है, मान लीजिए फॉर्मेट कोड। अच्छा, रीफॉर्मेट कोड, देखिए ये तो ऑलरेडी आ रहा था। देखिए ये सारी चीज़ें मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पर किसी भी तरीके से। तो ये सारे जो ऑप्शंस है, जो एक्शंस है, ठीक है, रीफॉर्मेट कोड अभी कहाँ दिखाई देगा आपको, तो देखिए यहाँ पर, अच्छा सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट ए, मुझे थोड़ा माउस का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये रीफॉर्मेट कोड जो है कोड में प्रेजेंट है। अब कोड क्या है, तो यहाँ पर मेनू में अगर आप जाते हो तो कोड में आपको रीफॉर्मेट कोड दिखाई देगा, कोड मेनू में। करेक्ट, तो ये देखिए रीफॉर्मेट कोड, और मैंने जब कंट्रोल शिफ्ट ए किया तो वो सारे मेनू ऑप्शंस में जो भी एक्शंस थे उनको मैं यहाँ पर सर्च कर पा रहा हूँ एक्शंस टैब में। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको कुछ सेव करना है तो सेव का आ जाएगा, यहाँ पर सर्च करके आप एंटर कर दो और वो एक्शन हो जाएगा। ठीक है, माउस को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़ जिसके जरिए आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। दूसरा शॉर्टकट है सर्च एनीथिंग। तो अगर आप 2 बार शिफ्ट को प्रेस करते हो तो देखिए आप कहीं पर भी कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर सर्चिंग एनीथिंग, ये फाइल हो या कुछ भी हो। तो अगर आप फाइल को सर्च करना चाहते हो तो मान लीजिए अभी मैं चाहता हूँ ऐप रनर। अच्छा, ऐप रनर तो मुझे फिर दिख ही रहा था, देखिए ऐप आर्ग्स रनर, तो ये ऐप आर्ग्स रनर मुझे दिख गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये फाइल पर मैं सीधे सीधे जा सकता हूँ। ठीक है, और कोई फाइल का नाम अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए अक्सर क्या है, प्रोजेक्ट्स ना बहुत बड़े बड़े होते हैं जनरली और काफ़ी सारे पैकेजेस होंगे आपके पास। आप सर्च करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 2 बार शिफ्ट दबाया आपने और यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लिया, लाइक एक्सेप्शन फाइल्स कौन सी है, मैंने एक्सेप्शन टाइप कर दिया तो देखिए ये 2 फाइल एक्सेप्शंस है। ठीक है, और मुझे सारे एक्शंस भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक एक्शंस भी दिख रहे हैं सारे के सारे। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ए अगर आप करते हो ना तो ये एक्शंस टैब पे जाता है एक्शन सर्च करने के लिए। इसमें फाइल सर्च नहीं हो सकती है, एक्शन सर्च हो गए। लेकिन आप 2 बार अगर शिफ्ट दबाते हो तो आप ऑल पे आ जाते हो यहाँ पर
और यहाँ पर आप फाइल्स भी सर्च कर सकते हो, लेकिन जनरली मैं इसका इस्तेमाल फाइल सर्च करने के लिए करता हूँ, इसलिए मैंने सर्च फाइल्स कहा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अक्सर क्या है, आप कोड कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। सो मान लीजिए ये println मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखना। कैसे देखूंगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन? तो मैं कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है, और मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी में जैसे ही प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं चला गया उसकी डेफिनेशन पर। ठीक है, अभी गेट क्लास मुझे देखना है कहाँ पर है, तो कंट्रोल बी, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो मैं किस तरीके से नेविगेट करते जा रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये पूरे इंटरफेस में ही आ गया मैं, ऑब्जेक्ट इंटरफेस में। करेक्ट। तो ऐसे ही अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर सर्विस लेयर में मान लीजिए मेरे पास यूज़र सर्विस है, या मान लीजिए मेरे पास कंट्रोलर है, यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, चलिए मैं कंट्रोलर में नेविगेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंट्रोलर का कोड मैं देख रहा हूँ। अभी मुझे देखना है कि ये यूज़र जो है वो किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। तो देखिए यूज़र क्रिएट हो रहा है क्रिएट यूज़र से, यूज़र सर्विस में ये मेथड। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल बी क्योंकि मुझे इसका डेफिनेशन देखना है, तो मैं आ गया यूज़र सर्विस में। ठीक है, यूज़र सर्विस में देखिए ये मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र डीबी में पुट इफ एब्सेंट है, तो इस पर मैं कंट्रोल बी करूँ तो यहाँ पर इसके डेफिनेशन में आ गया। तो ऐसे मैं फाइल्स के थ्रू नेविगेट करता जाऊँगा। और ये जो ऑप्शन है, जैसे कि आपने ये टोस्ट में भी देखा था, नेविगेट में गो टू डिक्लेरेशन और यूसेजेस है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेविगेट करके ये ऑप्शन है, इसमें गो टू डिक्लेरेशन या यूसेजेस, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अच्छा कहाँ पर है गो टू डिक्लेरेशन? हाँ, डिक्लेरेशन और यूसेजेस, ये देखिए, और इसका शॉर्टकट दिया हुआ है। तो सारे एक्शंस का जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर आपको शॉर्टकट दिख जाएगा। देखिए नई फाइल बनानी है कंट्रोल शिफ्ट एन, नया सिंबल बनाना है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, नई क्लास बनानी है कंट्रोल एन। ठीक है, तो कंट्रोल एन अगर मैं दबाता हूँ तो देखिए नई क्लास बन जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो नई क्लास नहीं बनी, एक बार देख लेता हूँ वो नई क्लास के लिए था क्या कि नेविगेट के लिए था। अच्छा ये नेविगेट के लिए, नई क्लास के लिए नहीं। तो अगर आपको किसी क्लास पे नेविगेट करना है तो वो कंट्रोल एन दबाना है आपको। एक और शॉर्टकट मैं बताना चाहूँगा। देखिए आप है ना कभी भी काम कर रहे हो तो हो सकता है आप मल्टीपल फाइल्स पर काम कर रहे हो। ठीक है, और हो सकता है आपने अभी 2 मिनट पहले एक फाइल को विजिट किया था लेकिन आप भूल गए वो फाइल कौन सी थी। ठीक है, तो अगर मुझे वो फाइल देखनी है तो मुझे ना रिसेंट फाइल्स मैंने कौन सी एक्सेस करी है वो देखना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल ई दबाता हूँ तो देखिए मुझे सारी जो रिसेंट फाइल्स मैंने एक्सेस की है वो मुझे दिख जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी फाइल है, मैं उस पर ये सारी फाइल्स मैंने रिसेंटली एक्सेस करी है, फर्स्ट एप्लीकेशन डॉट जावा। तो कंट्रोल ई करके मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। कंट्रोल अब अगर मैं फिर से कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वो जो शो एडिटेड का जो चेकबॉक्स है वो टिक हो जाएगा। तो ये सिर्फ वही फाइल्स बता रहा है जो मैंने रिसेंटली अभी एडिट करी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल है, ये टॉगल कर रहा है देखिए इसको। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल ई दबाओगे तो ये आपको दिखाएगा रिसेंट फाइल्स जो आपने एक्सेस करी है। फिर से कंट्रोल ई दबाओगे तो ये ऊपर का जो चेकबॉक्स है वो टिक हो जाएगा। तो ये सिर्फ एडिटेड फाइल्स दिखा रहा है अभी। ठीक है, अब एक और मैजिक में दिखाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ई। कंट्रोल शिफ्ट और ई, तो देखिए पहले कंट्रोल ई में मुझे रिसेंटली एडिटेड फाइल्स और रिसेंटली एक्सेस्ड फाइल्स दिख रहे थे। कंट्रोल शिफ्ट और ई अगर मैं शिफ्ट ऐड कर देता हूँ ये शॉर्टकट में तो मुझे रिसेंट लोकेशंस दिखाई देंगे। लोकेशन मतलब उस फाइल में मैंने कौन सी जगह पर मेरा कर्सर घुमाया है वो दिखाई देगा। देखिए तो मैंने ये जगह पर मेरा जो कर्सर है उसको घुमाया, तो रिसेंट लोकेशंस है। अगर मैं देखना चाहता हूँ रिसेंट एडिटेड लोकेशंस तो देखिए टॉप राइट पर ये शॉर्टकट दिखाई देगा, कंट्रोल शिफ्ट टी मुझे फिर से प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट टी। तो रिसेंटली एडिटेड लोकेशंस कोई नहीं है, रिसेंटली एडिटेड लोकेशंस इसके लिए नो मैच दिखा रहा है क्योंकि मैं सिर्फ डेमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल ई से रिसेंट फाइल्स, ठीक है, कंट्रोल ई फिर से दबाऊंगा तो खाली एडिटेड फाइल्स दिखेंगी। करेक्ट, अब एस्केप दबा दिया मैंने, एस्केप दबा दिया तो ये चला गया। कंट्रोल शिफ्ट ई तो रिसेंट लोकेशंस मुझे दिखाई दे रहे, और कंट्रोल शिफ्ट ई अगेन तो रिसेंटली एडिटेड लोकेशंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। ठीक है, मैं होप करूँगा या मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि ये जो भी शॉर्टकट्स मैंने दिखाए हैं वो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि ये सब क्या है हेल्पफुल है एक प्रोडक्टिव डेवलपर बनने के लिए। ठीक है, अभी आपको हो सकता है ऐसा लगेगा अरे शॉर्टकट्स ये क्यों सीख रहे हैं हम। ठीक है, शॉर्टकट्स देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, शॉर्टकट्स का ऐसा नहीं होता है कि आपने शॉर्टकट्स देख लिए और लर्न कर लिया, रट्टा मार लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये आपको अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना है, उससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे और काफ़ी सारी चीज़ें कीबोर्ड से ही कर पाओगे। तो माउस पे डिपेंडेंसी रहेगी नहीं, तो माउस को पकड़ो,
माउस पॉइंटर ढूंढो, वो सब होगा ही नहीं। डायरेक्टली कीबोर्ड से ही सब काम होगा और आप फोकस्ड तरीके से काम कर पाओगे, जो कि एक डेवलपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा और उम्मीद करूंगा कि आप इन शॉर्टकट्स को, इन सारे टिप्स टेक्निक्स को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कीजिए और लेवल अप कीजिए। तो दोस्तों, कोड एडिटिंग के बारे में बात करते हैं और आप किस तरीके से अपनी जो सोर्स कोड है उसको क्विकली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं एक कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि हम थोड़ा टाइम हमारे जो एडिटर है उस पर स्पेंड करने वाले। देखिए, अब इंटेलिजे में एक फीचर होता है जिसका नाम है लाइव टेम्पलेट्स, और कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिसके जरिए आप काफ़ी सारा कोड ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब मान लीजिए मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, PSVM, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर ये मेन मेथड आ जाएगा। हालांकि ये मेन मेथड लिखने की सही जगह नहीं है, ठीक है, ये हम कंट्रोलर में है, लेकिन जैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि इस तरीके से आप मेन मेथड को जनरेट कर सकते हो। आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो पूरा सिंटैक्स है, ये सब लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मुझे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मुझे कुछ प्रिंट करना है, तो मैं SOUT लिख दूंगा। तो देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये इस तरीके से प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो SOUT M ये क्या करेगा, देखिए ये करंट क्लास प्रिंट कर देगा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं SOU और देखिए प्रिंट दी मेथड पैरामीटर्स नेम एंड वैल्यूज, तो ये टेम्पलेट्स है जो ऑलरेडी बने हुए हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। देखिए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन क्या करेगा, ये प्रिंटलन स्टेटमेंट जनरेट कर देगा इस तरीके से। आप SOUT M कर दोगे तो ये करंट क्लास का जो नाम है और मेथड नेम है ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर। तो यूजर कंट्रोलर में मैं मेन मेथड में हूँ, तो ये आपको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ये आप डिबगिंग के लिए काफ़ी इस्तेमाल करते हो प्रिंट स्टेटमेंट्स, मुझे पता है, तो इसीलिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये प्रिंट दी करंट क्लास एंड मेथड नेम टू सिस्टम आउट, ये प्रिंट दी मेथड पैरामीटर नेम एंड वैल्यूज, तो ये जो करंट मेथड है उसकी जो वैल्यूज है ये उसको प्रिंट कर देगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। प्रिंट्स अ वैल्यू टू सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, और ये वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो जो भी है, ट्रू वगैरह जो भी। ठीक है, आप देख पा रहे हो कैसे ये एडिट कर पा रहा था मैं, SOUT, और अगर मैं V करता हूँ तो देखिए आर्क्स प्रिंट करना है, ट्रू प्रिंट करना है, फॉल्स प्रिंट करना है, ये उसने सजेशन दे दिया। अब मैं अगर ट्रू करूंगा इसको तो यहाँ पर भी ये ट्रू हो जाएगा। देखिए मैं ट्रू करता हूँ, दोनों जगह पर बदल जाएगा, यहाँ पर भी बदल गया। ठीक है, तो ये थोड़ी एडिटिंग सुपर पावर्स है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, और ये सारी जो टेम्पलेट्स है इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कौन सी टेम्पलेट्स डिफाइंड है। तो सेटिंग में अगर आप जाते हो और यहाँ पर शायद एडिटर में, यहाँ पर कोड एडिटिंग में नहीं, अच्छा मैं इसका, तो यहाँ पर एडिटर में आप लाइव टेम्पलेट्स में आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अलग अलग लैंग्वेज जिसके लिए जो भी जावा सपोर्ट करता है उसके लिए आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स डिफाइंड दिखेंगे। और यहाँ पर जावा सेलेक्ट कर लीजिए, इसको एक्सपैंड कर लीजिए और देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा एल्स इफ अगर आप लिखते हो तो ये आ जाएगा, फॉर आई लिखते हो तो इटरेशन लूप बन जाएगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, आप अगर नीचे स्क्रॉल करते हो यहाँ पर देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ, तो इस तरीके से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बन जाएगा। देखिए तो ये पूरे जो टेम्पलेट्स है ये प्री डिफाइंड है। देखिए सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन इस तरीके से बन जाएगा। तो जो टेम्पलेट्स है पूरी तरीके से डिफाइंड है। अगर आप चाहो तो खुद के टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर ऐड बटन क्लिक करके, और किसी टेम्पलेट को अगर रिमूव करना है, कोई टेम्पलेट दिक्कत दे रहा है आपको, तो हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टेम्पलेट्स है, इसे कहते हैं लाइव टेम्पलेट्स, जो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी। दोस्तों मानिए मेरी बात, अगर आप डिबगिंग कर रहे हो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन आपको अलग अलग जगह पर लगाना है, तो ये काफ़ी टाइम सेवर है, काफ़ी टाइम बचा देता है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखिए गटर पर क्लिक करूँगा, ये मैं ना गिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि ये चेंजेस मैंने किए हैं, तो मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये निकल गए। अब अगर मुझे गेटर और सेटर जनरेट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, ऑल्ट इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, ऑल्ट इंसर्ट। ठीक है, तो देखिए ये मुझे ये दिख गया, ये जनरेट का पॉपअप। ये जनरेट का पॉपअप आपको राइट क्लिक करने पर भी मिलेगा। देखिए राइट क्लिक करने पर जनरेट, तो यहाँ पर जो भी शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा है वो आप क्लिक कर सकते हो। ऑल्ट इंसर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप मैक पर हो तो आपको दिखाई देगा शायद कमांड इंसर्ट मे बी। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके शॉर्टकट देख लीजिएगा। मुझे ऑल्ट इंसर्ट दिखाई दे रहा है, मैंने ऑल्ट इंसर्ट टैप किया तो देखिए यहाँ पर ये पॉपअप विंडो आ गया।
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना चाहता हूँ, लॉगर जनरेट करना चाहता हूँ, गेटर सेटर जो भी, मैं सीधे सीधे क्लिक कर सकता हूँ। ये मैंने माउस को टच नहीं किया है, कीबोर्ड की मदद से मैं सीधे सीधे कोई भी कोड जनरेट कर सकता हूँ। और कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे पूछेगा कौन सा कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, ओके दबा दूंगा तो ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को जनरेट कर सकते हो। तो चलिए ये सब तो समझ में आ गया हमें। अब बात करते हैं रीफैक्टरिंग की। ठीक है, अब रीफैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए रीफैक्टरिंग का मतलब है एडिटिंग। ठीक है, आप कुछ भी चीज़ों को चेंज कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो, जैसे कि मैं सपोज ये यूज़र सर्विस जो है मेरी क्लास, इसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ तो इसे कहूँगा मैं रीफैक्टरिंग, मैं कोड को रीफैक्टर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते। तो चलिए मैं एक, मान लीजिए मैं आईडी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ या आईडी का यूज़ कर रहा हूँ या जो भी, ठीक है, लेकिन मैं ट्रेडिशनल तरीके से एडिटिंग कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि ये यूज़र सर्विस जो है मेरी, इसको मैं रीनेम कर दूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और इसको करूँगा यूज़र सर्विस न्यू फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको न्यू किया, जैसे ही न्यू किया, सब जगह पे एरर हो गया, सब जगह पे कि भाई ये न्यू है क्या। ठीक है, और अब मुझे ये जो एक्चुअल जो क्लास थी वहाँ पर भी जाके मुझे इसको भी न्यू बोलना पड़ेगा। करेक्ट, सारे के सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट में न्यू होना चाहिए, जहाँ पर भी ये क्लास यूज़ हो रही है वहाँ सब जगह न्यू होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, तो ये प्रॉब्लम है। तो इंटेलिजे क्या करता है, आपकी लाइफ ना बहुत ईजी कर देता है। मैं इसको ना कंट्रोल सेट कर देता हूँ जल्दी से। ठीक है, इंटेलिजे आपकी लाइफ ईजी कर देता है। अगर आपको रीफैक्टरिंग करनी है, जैसे कि एक वेरिएबल का नेम चेंज करना है, एक ऑब्जेक्ट का नेम चेंज करना है, क्लास का नेम चेंज करना है, तो आप एक क्लिक पर आसानी से कर सकते हो। और ये जो चेंजेस है वो सारी की सारी जगह पर ऑटोमेटिकली हैंडल होगा बाय इंटेलिजे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए शिफ्ट दबाना है आपको। सबसे पहले तो कर्सर जो चीज़ को आप रीनेम कर रहे हो वहाँ पर लेके जाना है। ठीक है, तो मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ यूजर सर्विस क्लास को। करेक्ट, तो मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा, यहाँ पर मैं दबाऊंगा शिफ्ट और F6। जैसे मैं शिफ्ट और F6 दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये एडिटर ऑन हो गया। देखिए मैं एडिटर ऑन हो गया यहाँ पर, और मुझे सजेशन भी दे रहा था एडिटिंग के, लाइक नए नाम के। तो मैं यहाँ पर कह दूंगा न्यू। अब देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर एडिट करते जा रहा हूँ तो वहाँ पर नीचे यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये भी चेंज होते जा रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, एक जगह पर एडिट कर रहा हूँ मैं लेकिन सब जगह ये चेंज होते जा रहा है। करेक्ट, अब मैं अगर इसे एंटर दबा देता हूँ, एंटर, तो देखिए मुझे पूछेगा कि क्या आपको ये जो वेरिएबल्स है, तो ये यूजर सर्विस जो क्लास है अलग अलग जगह पर यूज हो रखी है। करेक्ट, तो ये मुझे पूछ रहा है, इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये मुझे पूछ रहा है कि आपने यूजर सर्विस को रीनेम किया है यूजर सर्विस नेम में क्लास को, तो इसका जो वेरिएबल है वो बना हुआ है यूजर सर्विस नाम से, तो क्या आप इस पैरामीटर को भी रीनेम करना चाहते हो? क्या आप करना चाहते हो? आप करना चाहते हो तो आप यस बोल सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो ऐसे। ठीक है, सिलेक्ट ऑल कर लिया और ओके कर लिया तो ये रीनेम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको ओके कर देता हूँ तो देखिए सभी जगह पर ये रीनेम हो चुका है। यहाँ पर रीनेम हो चुका है, मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा था वहाँ पर रीनेम हो चुका है, सभी जगह पर ये रीनेम हो चुका है। देखिए यहाँ पर भी रीनेम हो चुका है, पैरामीटर भी रीनेम हो चुका है। कुछ एरर आई जी? नहीं। तो देखिए इंटेलिजे को पता है ये जो क्लास है आप मल्टीपल जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट लगी हुई है, उसको पता है ये आप इस्तेमाल कर रहे हो अलग अलग जगह पर। तो कैसा है, वो आपको हेल्प करता है। और जो रीफैक्टरिंग है, कोड की एडिटिंग है, वो काफ़ी स्मार्ट हो जाती है, आपका इसमें काफ़ी टाइम बचता है। ये जो फालतू की चीज़ें है, जैसे कि आपने एक जगह पर क्लासेस को रीनेम कर दिया तो पूरा जो कोड बेस है वो रेड हो जाएगा, सब जगह एरर है। आप सब जगह जाकर एक एक ढूंढ के चेंज करो। ठीक है, अगर एक जगह पर आपने मिस कर दिया और वो इशू अगर लाइव एनवायरनमेंट पे आता है तो और प्रॉब्लम। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटेलिजे काफ़ी आसानी से हैंडल कर लेता है। अगर मैं इसको फिर से रिफैक्टर करना चाहूँ तो शिफ्ट F6 फिर से दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और इसको एंटर कर, ये ऐसे करके एंटर कर दूंगा। और फिर यहाँ पर ये स्पेस दबाकर ये पैरामीटर को सिलेक्ट कर लूँगा, ये दोनों ऑप्शंस को। करेक्ट, स्पेस दबा रहा हूँ मैं, माउस का अभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। स्पेस से ये चेक अनचेक होता है और अप एंड डाउन एरो की से ऐसे होता है। और फिर मैं इसको ओके कर सकता हूँ, ओके कर दूंगा तो देखिए ये हो गया सब रीफैक्टर। अब यहाँ पर आके आप देख सकते हो। करेक्ट, तो देखिए इस तरीके से आप जो रीफैक्टरिंग आप कर सकते हो चीज़ों की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे सिनेरियोज भी अभी आएंगे जब आप चाहते हो कि आप अपना जो कोड है उसमें एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर दो। तो देखिए ये लाइन ऑफ कोड देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैं ये सिंपल लाइन ऑफ कोड दिखा रहा हूँ, ये लाइन ऑफ कोड है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर मैं यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर को कॉल कर रहा हूँ और इससे जो भी रिटर्न हो रहा है वो मैं क्रिएटेड यूजर को असाइन कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करूँ। तो जनरली आप क्या करोगे, देखिए आप तो इसको कॉपी करके एक नई लाइन पर लेके जाओगे और एक वेरिएबल क्रिएट करोगे, जनरली ऐसे ही होता है एडिटिंग।
लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल ऑल्ट और वी दबा दिया मैंने, तो देखिए ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हो। अब ये वेरिएबल का नाम भी मुझे इंटेलिजे ही सजेस्ट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ सर्विस यूजर, और देखिए ये सर्विस यूजर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये शॉर्टकट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और शॉर्टकट आपको दिखाता हूँ। ये तो मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं चाहूँ तो एक मेथड भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो लाइन ऑफ कोड है, मैं चाहता हूँ ये मेथड का हिस्सा हो, एक सेपरेट मेथड का। नॉर्मली क्या होगा, आप मेथड डिफाइन करोगे और ये लाइन को मूव करोगे मेथड में, और ये जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ पर आप मेथड कॉल रिप्लेस करोगे। तो मैं क्या करूँगा, वो सब करने की बजाय मैं क्योंकि इंटेलिजे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कंट्रोल ऑल्ट और एम दबा दूंगा। तो देखिए ये मेथड आ गया। यहाँ पर मेथड का नाम भी मुझे सजेस्ट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ गेट यूज़र सर्विस यूज़र ऐसे। और देखिए पूरा ये जो मेथड है वो यहाँ पर आ गया, जो सिर्फ मुझे यहाँ से यूज़र रिटर्न कर रहा है, वो यूज़र यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, और वो इस वेरिएबल में जाके बैठ रहा है, और वो वेरिएबल फिर यूज़ हो रहा है। तो मैंने एक वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस किया और एक मेथड भी इंट्रोड्यूस किया, जस्ट विद इन फ्यू क्लिक्स भी नहीं बोलूँगा मैंने, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल किया है। इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो शॉर्टकट्स दिखा है इसके बारे में घबराना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये शॉर्टकट्स आप देख कैसे सकते हो, और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स है। तो देखिए अगर आप राइट क्लिक करते हो इस पर, आपको यहाँ पर रीफैक्टर का ऑप्शन दिखेगा। ये रीफैक्टर ऑप्शंस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और दिखेंगे। अच्छा सॉरी, ये चला गया। रीफैक्टर ऑप्शंस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस और दिखेंगे, जैसे कि रीनेम। तो ये जो रीनेम का जो चीज़ था मैंने अभी किया था, जैसे जहाँ पर मैंने शिफ्ट F6 दबाकर मैंने पूरी क्लास को रीनेम कर दिया था अक्रॉस द एंटायर प्रोजेक्ट। तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। चेंज सिग्नेचर कर सकते हो आप। इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल किया कंट्रोल ऑल्ट वी की मदद से। आप कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप फील्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट अ मेथड, जैसे मैंने अभी कंट्रोल ऑल्ट एम किया, वो यही शॉर्टकट की मदद से किया। इनलाइन मेथड आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इन शॉर्टकट्स को जरा देखिएगा, क्योंकि ये क्या है, अगर आप कुछ कोड मॉडिफिकेशंस कोड लिख रहे हो तो ये सारी जो ऑप्शंस है ये काफ़ी हेल्प करती है। इनिशियली आप माउस की मदद से कर सकते हो, लेकिन फिर आगे चल के आपको मेरे हिसाब से शॉर्टकट्स की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा इंसाइटफुल रहा और हेल्पफुल भी, और आपको ज़रूर इससे कुछ सीखने मिला। तो देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा इंटेलिजे के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना जावा में कोड लिखा है, ये कंट्रोलर है मेरा, और यहाँ पर कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है जो अनयूज्ड है। अब जनरली क्या है, क्लीन अप टास्क में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर आप इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को, जो अनयूज इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है उसको हटा दो, ताकि फाइल जो है वो लाइट रहे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप होवर करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट। इसको आप ऐसे करते हो तो ये रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सभी फाइल में ऐसे ऑप्शन होगी, देखिए रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट, तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, आप कोड जो है उसको ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी कर सकते हो, जैसे कि कमांड ऑल्ट और एल विंडोज के लिए शॉर्टकट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कमांड ऑल्ट और एल। और अगर आपको देखना है मैक का शॉर्टकट, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैक विंडोज का तो दिखाया मैंने। ठीक है, एडिशनल मैक का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन असिस्टेंट में मैंने एडिट कर दिया, कंट्रोल ऑल्ट और एल। तो देखिए ये विंडोज़ का ये शॉर्टकट है और मैक ओएस का ये शॉर्टकट है। ठीक है, तो ये मैक ओएस और विंडोज़ का दोनों का शॉर्टकट आपको दिखने मिल रहा है। इससे क्या है, ये आपकी जो फाइल है वो रीफॉर्मेट हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाएगी। ठीक है, इस ऑप्शन को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि रीफॉर्मेट कोड। देखिए यहाँ पर कोड में आपको दिखेगा रीफॉर्मेट कोड। ठीक है, तो ये है कुछ ऑप्शंस। अब आप क्या कर सकते हो ना, आप कुछ सेटिंग्स को ऑटोमेटिकली एनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, कुछ ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली होंगे जब भी आपकी फाइल सेव होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो। आपको सेटिंग्स में जाना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप टूल्स पे क्लिक कीजिए। टूल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन एक्शंस ऑन सेव। तो सेव पर क्या क्या एक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए रीफॉर्मेट कोड। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जब भी फाइल सेव हो, मैं कोड को रीफॉर्मेट करना चाहता हूँ तो इसको चेक कर दो। मैं ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स करना चाहता हूँ तो इसको चेक कर दो। तो ऑटोमेटिकली जब भी मेरा प्रोजेक्ट, जब भी मेरी फाइल सेव होगी, जो भी मैंने चेक किया है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। बिल्ड प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि हर एडिटिंग पे बिल्ड प्रोजेक्ट होता रहेगा तो सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये बार बार बिल्ड करके पॉइंट भी नहीं है, तो ये मैन्युअली रखता हूँ मैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो रीअरेंज कोड, रन कोड क्लीनअप, ऑप्टिमाइज इंपोर्ट्स, रीफॉर्मेट कोड, ये सारे ऑप्शंस आप एनेबल करके अप्लाई करके ओके कर सकते हो, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टूल जो कि है डिबगिंग। तो देखिए डिबगिंग का मतलब क्या है, डिबगिंग का मतलब ये है कि आप
आपको अगर ऐसी कोई एरर आ रही है और आप देखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है आपके कोड में, तो आप डिबगिंग की मदद से इश्यूज को जो है वो चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ बेसिक्स या बेसिक्स नहीं कहूँगा, सब कुछ बता देता हूँ डिबगिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये मेरा एक मेथड है क्रिएट यूज़र करके। ठीक है, देख लेते हैं ये कहाँ पर कॉल हो रहा है। तो ये क्रिएट यूज़र का जो मेथड है ये कॉल हो रहा है यहाँ पर पोस्ट मैपिंग पर। ठीक है, तो मैं पोस्टमैन भी खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो पोस्टमैन भी खुल चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए बेसिक गोल ये है कि डिबगिंग के बारे में जाने। ठीक है, एपीआईज आप डिबग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इंटेलिजे में अभी मान लीजिए मुझे ना यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है और मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरा जो सोर्स कोड है वो कैसे फ्लो हो रहा है, या यहाँ पर हर चीज़ की या ये ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो ये मेथड में बेसिकली हो क्या रहा है मैं डिबग करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डिबगर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर आप रन बटन के बाजू में आपको दिखेगा डिबग एप्लीकेशन, डिबग और एप्लीकेशन का नाम, डिबग फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी एप्लीकेशन का नाम है, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस आप किसी भी टाइप के एप्लीकेशन को किसी भी टाइप की एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इंटेलिजे में। ठीक है, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर, डिबगिंग का जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये इंटेलिजे स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप VS कोड इस्तेमाल करते हो या कोई और आईडी यूज करते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे ये सारे वहां पर भी एप्लीकेबल है, बस UI यहाँ वहाँ होगा वहाँ का उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मुझे ये मेथड को डिबग करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले तो एक ब्रेक पॉइंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए ब्रेक पॉइंट, अब ये ब्रेक पॉइंट का भी शॉर्टकट आ गया, कंट्रोल F8 और मैक OS पर कमांड F8। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कंट्रोल F8 दबाते हो तो देखिए इस तरीके से ये टॉगल कर सकते हो आप। ठीक है, ब्रेक पॉइंट, और यहाँ पर जाके क्लिक कर दोगे तो ये ब्रेक पॉइंट वैसे भी आ जाएगी। अब ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है, ब्रेक पॉइंट एक ऐसी पॉइंट है जो आप कोड में लिख रहे हो कि डिबगिंग के टाइम पे जब भी एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है तो इस लाइन पर आके रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि आप इस लाइन पर देखना चाहते हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है, या इस लाइन के बाद देखना चाहते हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिबगर लगा दिया, यहाँ पर सेट ब्रेक पॉइंट, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट भी लगा दिया। अब मैं इसको रन नहीं करूंगा, अब मैं इसको डिबग करूंगा। अब जैसे ही मैं डिबग करता हूं मेरी एप्लीकेशन को, मेरी एप्लीकेशन वहां पर आके रुक जाएंगी। देखिए, तो अब तक यहाँ पर एग्जीक्यूशन पहुंचा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोड कॉल होता है API कॉल पर, करेक्ट। तो मुझे API कॉल करनी होगी ये वाली। तो अगर मैं API कॉल करता हूँ तो देखिए जो मेरा कोड है वो यहाँ पर आके रुक गया। आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आके रुक चुका है कोड क्रिएट यूजर पर। ठीक है, तो ये देखिए मुझे अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एडिटर में ही आ रही है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है मुझे यूजर में ये ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो देखिए मुझे ID दिखाई दे रही है, नेम दिखाई दे रहा है, ईमेल दिखाई दे रहा है, इसमें सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, ये मैंने यहाँ से भेजा है, करेक्ट। ये सारी चीज मैंने यहाँ से भेजी है, करेक्ट। तो ये पूरा डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लॉगर में लॉगर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, देखिए मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर दूसरा ब्रेक पॉइंट भी लगा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ फिर से यहाँ पर रुक जाए कोड। ठीक है, ये सेकंड ब्रेक पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ रेज्यूम पर क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर है ना ये डिबग पेन है। देखिए इस पेन को समझ लीजिए, ये जो पेन है इसे कहते हैं डिबगर, डिबग पेन। यहाँ पर है ना डिबग के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो वो यहाँ पर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये एप्लीकेशन का नाम, यहाँ पर थोड़े डिबग रिलेटेड या डिबगिंग रिलेटेड टूल्स देख पा रहा हूँ मैं। तो देखिए ये रीरन डिबग मोड, ये रीरन डिबग मोड, और फिर ये स्टॉप करने के लिए है, ये रिज्यूम करने के लिए है। तो अभी क्या है, प्रोग्राम स्टॉप हो चुका है ब्रेक पॉइंट पर। अगर मैं रिज्यूम करना चाहता हूँ तो रिज्यूम बटन दबाना है। ठीक है, स्टेप इन टू स्टेप ओवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये जो 3 बटन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बटन है जो हमें दिखाएंगे कि ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ लगे। तो ब्रेक पॉइंट्स ये 2 जगह पर लगे। ठीक है, ये 2 जगह पर अगर आप देखना चाहते हो। देखिए होता क्या है, डिबगिंग के दौरान ना हो सकता है आपने काफी जगह पर ब्रेक पॉइंट डाल दिए, अब आपको याद नहीं आपने कहाँ कहाँ डाले, आप हटाना चाहते हो या देखना चाहते हो कहाँ कहाँ है। तो देखिए आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स को म्यूट कर देगा, हटा देगा। इस बार मैं क्लिक नहीं करूंगा अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आई पहले, फिर यूजर कंट्रोलर से क्रिएट यूजर में गई है, करेक्ट। कंट्रोलर से क्रिएट यूजर में गई है, और फिर ये यूजर सर्विस में है हम, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए ये सारे वेरिएबल्स का एक्सेस है अभी फिलहाल मेमोरी में। तो यहाँ पर जिसमें आप देखोगे तो यूजर DB बना हुआ है, यहाँ पर यूजर DB, करेक्ट। लॉगर का एक इंस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, फिर यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कि एज अ पैरामीटर आ रहा है यहाँ पर, और आपको लॉगर का एक इंस्टेंस भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर रिज्यूम करता हूँ तो ये नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट उसका नेक्स्ट लाइन ही थी। ठीक है,
तो अगर मुझे भी स्टेप बाय स्टेप कोड को रिव्यू करना है या कोड को डिबग करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना इन टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। मुझे हर लाइन पर ब्रेक पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक पॉइंट किस लिए होता है, लाइक आपने यहाँ पर लगा दिया और फिर 10 लाइन छोड़ के आप यहाँ दूसरी जगह पर रुकना चाहते हो तो वहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा दिया। लेकिन ऐसे सिनेरियो में ब्रेक पॉइंट का इस्तेमाल होता है। आप कुछ समय बाद, कुछ लाइन्स बाद फिर से स्टॉप कर लेना चाहते हो और देखना चाहते हो वेरिएबल्स, तो आप ब्रेक पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, करेक्ट। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं करूंगा यहाँ पर इन बटन्स की मदद से। तो देखिए, स्टेप ओवर, स्टेप इनटू और स्टेप आउट। तो स्टेप इनटू का मतलब क्या है, ये स्टेप ओवर है, ठीक है। तो स्टेप ओवर का मतलब है कि देखिए यहाँ पर अगर आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अगर वो मेथड है, तो अगर आप स्टेप ओवर करते हो तो जो एग्जीक्यूशन है वो मेथड के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कोड एग्जीक्यूट होगा लेकिन आपको अंदर की डिबगिंग पूरी नहीं दिखेगी कि हो क्या रहा है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो मेथड जो है वो स्किप हो जाएगा। स्टेप इनटू करोगे आप तो मेथड के अंदर एग्जीक्यूशन चला जाएगा, ठीक है। और स्टेप आउट करोगे तो अगर आप किस मेथड में अंदर चले गए हो तो वहां से आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो देखिए मैं स्टेप ओवर करूंगा तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया नेक्स्ट लाइन पर, यहाँ पर आऊंगा वन पर, ठीक है। और ये सब आउटपुट भी आपको देखने मिलेगा। तो ये आउटपुट आपको देखने मिलेगा कंसोल पे, क्योंकि कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। अब कंसोल का आउटपुट देखिए, यहाँ पर एक कंसोल का टैब है, तो देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंसोल का आउटपुट यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। अभी तक कुछ दिखा नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर से इसको स्टेप ओवर करूंगा तो देखिए वॉर्न आ गया, यहाँ पर वार्निंग आ गई, देख पा रहे हो आप, ये प्रिंट हो गया। अब ये यूजर का ईमेल भी प्रिंट होगा यहाँ पर। तो देखिए ये स्टेप ओवर, देखिए यहाँ तक आ गए हम, ठीक है। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ना स्टेप इनटू कर देता हूँ। जैसे ही स्टेप इनटू करूंगा ना तो मैं इस मेथड के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पर गेट ईमेल के अंदर। तो देखिए स्टेप इनटू, तो देखिए ये मेथड पर आ गया। और फिर अगर मैं स्टेप इनटू करूंगा तो देखिए मैं अंदर चला गया था, आपने देखा मैं अंदर चला गया था। और यहाँ पर हुआ क्या, ये एरर हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा ये एग्जीक्यूट हो गया शायद स्टेप इनटू, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके अंदर भी आप जा सकते हो, देखिए यूजर डॉट गेट आई डी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए ईमेल प्रिंट हो गई। तो ये प्रीवियस लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अगर स्टेप इनटू करता हूँ फिर से तो मैं गेट आईडी के अंदर जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये पिंक हो गया, ठीक है। इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हूँ मैं, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसके अंदर का एग्जीक्यूशन भी देखने मिलेगा आपको। देखिए अगर आप स्टेप ओवर करते हो तो ऐसा नहीं है कि अंदर का एग्जीक्यूशन स्किप हो जाता है, अंदर का एग्जीक्यूशन आपको दिखाता नहीं है वो डिबगर, इसलिए आप स्टेप ओवर करो। आप बोल रहे हो मुझे मेथड के अंदर नहीं जाना है, मेथड के अंदर हो क्या रहा है मैं नहीं देखना चाहता, मुझे बस बाहर से दिखा दो। अगर आप मेथड के अंदर जाके चीजें देखना चाहते हो तो स्टेप इनटू करो, ठीक है। स्टेप ओवर करोगे तो ऐसा नहीं है कि मेथड के अंदर की चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन बस वो आपको दिखा नहीं रहा है आईडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्टेप ओवर कर दिया तो ये देखिए बाहर आ गया मैं। और अगर मैं स्टेप आउट करूंगा तो यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, देखिए ये मेथड से ही बाहर आ गया मैं, सर्विस वाला जो मेथड था उसी से बाहर आ गया और जो मेरा कॉलर था वहां पर आ गया मैं, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिबग कर सकते हो लाइन बाय लाइन। अभी मैं डिबगर को रन कर देता हूँ, रिज्यूम कर देता हूँ, तो देखिए प्रोग्राम रिज्यूम हो चुका है और जो यूज़र क्रिएट होना था वो शायद हो चुका है, यूज़र क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पर है ना, देखिए मैं और कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर जो डिबगर है उसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर है ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना लिया इंटीजर b इज इक्वल टू 20 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा नहीं रुकिए, तो मैं इंटीजर a इंटीजर b को यहाँ पर नहीं बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर मैं a की वैल्यू यहाँ पर चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। a इज इक्वल टू 50 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से चेंज कर देता हूँ a इज इक्वल टू 100 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स तो लगा दिए मैंने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट्स फर्स्ट लाइन पर, ठीक है। अब इसको फिर से रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके मैं फिर से रन करूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको है ना वेरिएबल वॉचिंग का कॉन्सेप्ट एक बताता हूँ आपको। तो देखिए ये एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब यहाँ पर ये API को कॉल करता हूँ, तो देखिए ये डिबगर यहाँ पर आके रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ना आप क्या कर सकते हो, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये बोल रहा है इवैल्यूएट एक्सप्रेशंस, ठीक है, टू ऐड अ वॉच ऑन। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन पे वॉच रखनी है, यानी कि मान लीजिए आप टैक्स कैलकुलेट कर, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेशन में आपके पास एक फॉर्मूला होगा, आप वो फॉर्मूला यहाँ पर लगा कर देख सकते हो कि वो फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आ रहा है जैसे ही मैं डिबगिंग कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर a इंटू बी कर रहा हूँ,
ए इंटू ए और बी अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एरर आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ए और बी को पहले मैं स्टेप ओवर कर लूँगा, तो ए और बी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। तो 2 बार स्टेप ओवर करूँगा, तो देखिए ए और बी दोनों क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हट जाए तो दिखने मिलेगा, अच्छा हट नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, प्रेजेंटेशन असिस्टेंट जो है इसको मैं थोड़ा डिसेबल कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ए और बी क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ए इंटू बी, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो रिजल्ट है ए इंटू बी 200 वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब है ना, इसको मैं वॉच कर सकता हूँ यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, इसको ऐड टू वॉचेस कर दिया, तो देखिए ये वॉच हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिखाई, दोनों वॉच हो रहे हैं यहाँ पर, अच्छा डबल हो गया, तो एक को मैं हटा भी सकता हूँ, 1 मिनट, रिमूव वॉच, ठीक है। तो ये वॉच हो रहा है। अब ये एक्सप्रेशन में ना इस पर वॉच रहेगी, तो जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो देखिए आगे चल के ए की वैल्यू 50 हो रही है, तो अगर मैं स्टेप ओवर करते जा रहा हूँ, अब 50 हो गई वैल्यू, तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ये 1000 हो गई, करेक्ट। फिर से आगे जा रहा हूँ, अब इसकी देखिए 100 होने वाली है ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगी 2000, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी एक्सप्रेशन को वॉच कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, आपको पता नहीं है नल पॉइंटर क्यों आ रहा है यार, या डिवीजन बाय 0 क्यों आ रहा है, तो चलिए देखते हैं, एक्सप्रेशन को वॉच करते हैं एक। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन को वॉच कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है तो मैं बता चुका हूँ, आप एक ब्रेक पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ पर मुझे आकर अगर रुकना है और रिज्यूम दबा सकते हो, तो देखिए अब यहाँ पर आकर मैं रुक गया, तो जो बाकी की जो लाइन्स थी वो क्विकली एग्जीक्यूट हो गई, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन आपको जो आउटपुट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिबगर का इस्तेमाल कर सकते हो और एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। ये काफ़ी हेल्पफुल है चीज़ दोस्तों। डिबगिंग, देखिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में इश्यूज तो आते हैं, आप इश्यूज को मना नहीं कर सकते हो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो, या सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो तो इश्यूज तो आने ही है, और इश्यूज आते हैं तो डिबगिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा, और अगर कुछ इनपुट्स है आपके पास तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बट फिलहाल मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों बात करते हैं आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट को आप इंटेलिजे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए गिट का एक बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंटेलिजे में, और देखिए यहाँ पर टर्मिनल तो है, तो टर्मिनल के आप कमांड्स तो चला ही सकते हो और गिटहब को मैनेज कर सकते हो, या आप अगर गिटहब के अलावा बिटबकेट यूज़ कर रहे हो तो कोई भी प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज कर सकते हो टर्मिनल की मदद से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो आइकन आपको दिख रहा है गिट, यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हो तो आपको देखिए ऐसा पूरा के पूरा जो आपका जो यूआई है गिट का, वर्जन कंट्रोल सिस्टम का, वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्पफुल है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है ये मेरी टाइमलाइन है कि किस तरीके से मैंने काम किया हुआ है और क्या क्या कमिट्स मैंने किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का कमिट किया हुआ है इस कोड में, और यहाँ पर जैसे ही आप कोई कमिट को सिलेक्ट करते हो तो देखिए सबसे पहले तो ये सारे कमिट्स है, ठीक है। और ये कमिट में यहाँ पर कमिट मैसेज दिख रहा है आपको, यहाँ पर किसने वो कमिट किया है, जैसे कि ऑथर, तो ऑथर यहाँ पर मैं हूँ, कब कमिट हुआ है ये, कितने बजे, टाइम वगैरह। और यहाँ पर राइट साइड पे आपको दिखेगा कि क्या फाइल्स चेंज हुई है। अब इन फाइल्स में आप जाकर देख भी सकते हो कि क्या आपने चेंज किया। तो इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए इस तरीके से ये एक व्यू ओपन हो जाएगा जो आपको बताएगा कि क्या निकाला है आपने और क्या डाला है यहाँ पर, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये सब सारी जो चेंजेस है, देखिए ये मैंने ग्रीन कलर का डाला है, इंसर्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी साइड बाय साइड आप चेंजेस देख सकते हो कि क्या चेंजेस पहले थी और क्या आपने ऐड किया है, ये आपने मॉडिफाई किया है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ भी मॉडिफाई हुई है और ये नई लाइन ऐड हुई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो कमिट वाइज, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि साइड बाय साइड व्यूअर में देखना है या यूनिफाइड व्यूअर में देखना है। यूनिफाइड व्यूअर में देखना है तो ऐसे ही सिर्फ एक ही स्क्रीन पर आपको दिखेगा, साइड बाय साइड स्प्लिट व्यू में नहीं दिखेगा, और जो भी चेंजेस किए वो कलर कोड से हाईलाइटेड होगा, ठीक है। और डू नॉट इग्नोर, ट्रिम वाइट स्पेसेस, इग्नोर वाइट, ये सारी सेटिंग्स है विजिबिलिटी के लिए, हाईलाइट वर्ड्स, हाईलाइट लाइन्स, ठीक है। तो आपको जो भी सेटिंग्स चाहिए वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, और एक बढ़िया तरीके से आपने जो भी चेंजेस किए हैं इस चीज़ में, इस कमिट में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है जिसके ज़रिए आप
कुछ भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, देखिए ये कमिट में क्या चेंज हुआ है, ये कमिट में क्या चेंज हुआ है, ये कमिट में क्या चेंज हुआ है, ये सारी जो अपडेट्स है आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको देखिए ये दिखाई देगा करंट ब्रांच कहाँ पर है वो दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा लोकल पे आपके पास कितनी ब्रांचेज है और रिमोट में कितनी ब्रांचेज है। रिमोट मतलब जो सर्वर है, यानी कि गिटहब सर्वर, बिटबकेट सर्वर, जो क्लाउड है वहाँ पर कितनी ब्रांचेज है और यहाँ पर कितनी ब्रांचेज है वो देखने मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर एक नई ब्रांच भी ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ऐसे क्रिएट नहीं होगी ये। अच्छा, तो नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी है और फिर राइट क्लिक करके न्यू ब्रांच, तो जो ब्रांच से आप ब्रांच क्रिएट करना चाह रहे हो जो कोड से, उसको आपको राइट क्लिक करके ये करना है न्यू ब्रांच। तो यहाँ पर नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे ऑपरेशंस है, जैसे कि अपडेट, पुश, रीनेम। आप इस ब्रांच को रीनेम कर सकते हो, शो डिफरेंस विद द वर्किंग ट्री, ये सारे जो ऑपरेशंस है आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हो, ये जो कमिट्स की टाइमलाइन है, इसको आप ब्रांच वाइज भी देख सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लोकल में जाके दूसरी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो, ओरिजिन में जाके दूसरी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रांच वाइज स्विच कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, किसी यूज़र की एक्टिविटीज़ देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मी मतलब मैं, अगर कोई और यूज़र्स इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम कर रहा है तो वो भी देखने मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया एक छोटा सा एक बेसिकली ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में और आपको फंक्शंस दिखाई देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो एरो है अपडेट सिलेक्टेड, ये क्या करता है, फेच कर लेता है रिमोट से जो भी चेंजेस है। रिमोट से मतलब अगर आपकी टीम में से किसी ने कमिट किया हुआ है जो रिमोट गिटहब सर्वर है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पर पुल कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप पुल करते हो तो वो पुल हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि लोकल में जो कोड है आपका वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। देखिए अभी ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, मैं इसको है ना ब्राउज़र में ओपन भी कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। तो देखिए मैंने क्या किया है, ये जो रिपोजिटरी, ये जो प्रोजेक्ट है वो मैंने गिटहब पर ओपन कर लिया। ठीक है, यही वो प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने फाइल को डायरेक्टली ब्राउज़र में क्रिएट किया। ठीक है, और ये फाइल का नाम मैं रख देता हूँ रीड मी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, इस तरीके से हेलो लिख देंगे हम ऐसे, एक हैश और फिर हेलो। ठीक है, सिर्फ हेलो लिखा है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ हेलो दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, प्रीव्यू। ठीक है, ये इतना मैंने सिर्फ लिख दिया। अब इसको मैं readme.md बनाना चाहिए था मुझे, क्योंकि मैं चाहता था ये मार्कडाउन फाइल रहे। लेकिन ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया। अब फिर से नई फाइल बनाता हूँ, क्रिएट अ न्यू फाइल। तो यहाँ पर readme.md। ठीक है, तो ये मार्कडाउन फाइल बन गई। अब यहाँ पर हैश और हेलो ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये मार्कडाउन फॉर्मेट दिखाई देगा, देखिए आपको। ठीक है, तो अब इसको कमिट करता हूँ मैं। ठीक है, क्रिएट अ रीड me.md फाइल, इसको मैंने कमिट कर दिया मेन ब्रांच में। ठीक है, तो ये फाइल आ चुकी है। अब चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर आप आते हो और यहाँ पर गिट पर क्लिक करते हो और यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अगर यहाँ पर, ठीक है, रिफ़्रेश नहीं हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको फेच करूँगा, फेच ऑल रिमोट्स। तो अगर मैं फेच करता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो लेटेस्ट चेंजेस जो आपने गिटहब पर किए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, क्रिएट read.me, और देखिए लोकल जो ब्रांच है वो यहाँ तक ही है, मेन तक ही है, यहाँ तक वो दिखा रहा है आपको। तो जो लोकल में जो मेन है वो यहाँ तक है, लेकिन ओरिजिन में मतलब github.com पर जो मेन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब लोकल पे ये जो रिमोट वाले चेंजेस हमने जो अभी किए वो है नहीं। करेक्ट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ और अच्छा एक मिनट, यहाँ पर राइट क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से इसको चेकआउट कर सकता हूँ। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी है मैं यहाँ पर पुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाऊँगा और देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है अपडेट सिलेक्टेड, तो इसको मैं ऐसे पुल कर लूँगा और जैसे ही मैं अपडेट सिलेक्टेड करता हूँ तो ये जो चेंजेस थे जो आपने देखे वहाँ पर किए थे हमने, वो देखिए लोकली आ चुके हैं और read.me फाइल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए गिट यहाँ पर तो आपको देखने मिल गया। अब गिट का जादू मैं आपको एडिटर में भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सारा जो कोड है वो कमिट हो चुका है। करेक्ट, तो मान लीजिए मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ अब। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर एक और एनोटेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और यहाँ पर एक एनोटेशन ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि सप्रेस
जैसे कि सर्विस फॉर एग्जांपल, तो एनोटेशन ऐड कर दिया मैंने। अब जैसे ही एनोटेशन ऐड किया, एक इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऐड हो चुका है। तो ये दो चेंजेस हुए हैं यहाँ पर फाइल में, एक तो एनोटेशन ऐड हुआ है और फिर इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो जो भी आप चेंज करते जाओगे इस फाइल में, जैसे कि मैंने एंटर मार दिया, तो ये जो भी मैं एडिशन करते जा रहा हूँ वो मुझे यहाँ पर ग्रीन में दिखाई देगा यहाँ पर एडिटर पे। ठीक है, अगर मैं इसको कुछ अंडू वगैरह करना चाहूँ तो देखो यहाँ से मैं रोल बैक भी कर सकता हूँ चेंजेस को। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है रोल बैक हो जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है एडिटर में, वो कंपेयर कर रहा है बेसिकली आपका जो कमिटेड वर्जन है या कमिटेड कोड है उससे। ठीक है, जो आपका कमिटेड कोड है उससे ये कंपेयर कर रहा है और आपको यहाँ पर हाईलाइटिंग दे रहा है। आप यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप इसको प्रीवियस चेंज देख सकते हो, प्रीवियस चेंज पर नेविगेट हो सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक चेंज लिस्ट बना सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ, मैं अगर किसी फाइल में चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो प्रीवियस वर्जन था उसमें से क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे अंडू करना है लाइक एक पर्टिकुलर चेंज को, तो मैं यहाँ पर रोल बैक भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आपने चेंजेस तो कर लिया, अब आपको कमिट करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। देखिए ये कमिट का आइकन यहाँ पर, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपने जो भी फाइल्स में चेंजेस किए वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। ठीक है, आप इसको अगर क्लिक करते हो ऐसे तो आपको क्या क्या चेंजेस किए वो भी दिख जाएगी। आप अगेन ये स्प्लिट व्यू है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो सेटिंग्स है वो मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस दिखा रहा है ये। और अगर आप कमिट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कमिट मैसेज लिखना है और इस चेंज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिख रहा है A1 मॉडिफाइड, और आपको इसको सिलेक्ट करना है। लाइक अभी सपोज मल्टीपल फाइल्स में आपने चेंज किया है, तो मान लीजिए मैंने हेलो कंट्रोलर में भी चेंज किया है, मैंने यहाँ पर एंटर ऐड कर दिया। यहाँ पर आओगे आप तो हेलो कंट्रोलर में भी चेंज दिखेगा आपको, देखिए एंटर ऐड हो गया। लेकिन अगर आप हेलो कंट्रोलर को कमिट नहीं करना चाहते तो उसको सिलेक्ट नहीं करना, और यहाँ पर कमिट मैसेज डाल के कमिट कर देना, और कमिट पुश भी कर सकते हो, तो कमिट भी हो जाएगा और पुश भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेटिंग्स है, ये पूरा कमिट करते वक्त आपके कोड को रीफॉर्मेट भी कर देगा, रीअरेंज भी कर देगा, इंपोर्ट्स को ऑटो ऑप्टिमाइज कर देगा, ये सारी चीज़ें कर देगा। तो आप ये सेटिंग्स को एनेबल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो चीज़ें हैं उसको मैनेज कर सकते हो। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अंडू करना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करके रोल बैक कर देना है, तो सारी जो चेंजेस है वो अंडू हो जाएंगी। देख पा रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप गिट या गिटहब को मैनेज कर सकते हो आईडी के विद इन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन है जहाँ से आप अपडेट कर सकते हो प्रोजेक्ट को। अपडेट मतलब पुल कर सकते हो चेंजेस, कमिट कर सकते हो, पुश कर सकते हो, एक नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, लोकल और रिमोट, लोकल में क्या क्या ब्रांचेज है, रिमोट में क्या क्या ब्रांचेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए, और गिट के काफ़ी सारे एंट्री पॉइंट्स भी है, जैसे कि यहाँ पर एक एंट्री पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर नीचे डेडिकेटेड पैनल दे दिया है। तो काफ़ी बढ़िया इंटीग्रेशन है गिट का इंटेलिजे के साथ, क्योंकि जेटब्रेन्स कहीं ना कहीं ये जानता है कि जो डेवलपर्स है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल बहुत करते हैं, बहुत क्या सारे डेवलपर्स करते ही है। ठीक है, तो ये एक नेसेसिटी है। और देखिए पहले क्या होता था, आप है ना एक एक्सटर्नल टूल डाउनलोड करते थे, जैसे कि सोर्स ट्री हो गया। सोर्स ट्री करके एक टूल है जो आप जिस पर आप आपकी गिट रिपॉजिटरी को विजुअली मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर क्या हुआ, ये आईडी के साथ सारी ये जो फंक्शनैलिटीज़ है आईडी में आ गए, तो सब लोग इस पर स्विच हो गए। ठीक है, और ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं क्योंकि आपको आईडी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है वर्जन कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो सारे आईडी में ही सारा टर्मिनल का काम, सारा वर्जन कंट्रोल का काम, सब कुछ आईडी में हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर, प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट, ये कंटेंट जो भी मैं पुश कर रहा हूँ, ये आपको वैल्यूएबल लगता है, ये वीडियो वैल्यूएबल लगा आपको, तो आप मेरे जो पेड कोर्सेज है उसको भी चेक कीजिएगा। अब पेड कोर्सेज का नाम सुनकर थोड़ा बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पेड कोर्सेज मतलब ये 8-10 हज़ार का कोर्स नहीं है। ये यूडेमी पे बेचा जाता है कोर्स, यूडेमी पे अवेलेबल है, ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। तो अगर आपके पास कोई यूडेमी बिजनेस अकाउंट है तो देखिए ये जो कोर्स है यूडेमी बिजनेस में इंक्लूडेड है। और अगर यूडेमी बिजनेस अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक लोएस्ट प्राइस कूपन दे देता हूँ यहाँ पर इस वेबसाइट पर। तो एनरोल बटन पर क्लिक करके आप यूडेमी पे चले जाते हो और देखिए इस कोर्स की प्राइस क्या है। ठीक है, तो 600 से 300 के बीच में ये 600 से 400 के बीच में ये कोर्स बिकता है। कभी कभी प्राइस 700 भी चली जाती है, डिपेंड करता है। यूडेमी इसकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करता है, हम नहीं करते। ठीक है, लेकिन मैं कोर्स की बात करता हूँ। ठीक है, ये तो प्राइसिंग की बात थी, एक्सपेंसिव नहीं है कोर्स अगर आप खुद को अपस्किल करना चाहते हो, क्योंकि जॉब आपको जो मिलती है
लर्न करने के बाद, जो स्किल्स अक्वायर करते हो, उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वो इससे कई गुना ज़्यादा आपको पे करती है, ठीक है। और ये कोर्सेज इतने एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी हाई क्वालिटी, आप रेटिंग्स देख सकते हो, ठीक है, रेटिंग्स देख सकते हो, काफ़ी सारे लर्नर्स ने ऑलरेडी इस कोर्स को लिया हुआ है। और इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, देखिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो, प्लेलिस्ट जो देख रहे हो, ये यूनिक तो है, ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है या आप सेम चीज़ें सीखेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बना रहे हैं एक प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो चैलेंजेस फेस करोगे, रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम विथ फुल स्टैक फ्रंट एंड, ठीक है, और काफ़ी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, एक एक चीज़ एक्सप्लेन्ड है। और ये कोर्स टोटल आप देखोगे तो 88 आवर्स का है, लगभग 90 घंटे का, ठीक है। और पिछले 6 महीनों में 10 बार अपडेट हो चुका है ये कोर्स, 10 बार। जो लर्नर्स इसमें एनरोल्ड है इनको ये बात पता है। तो ये काफ़ी वैल्यूएबल है और एक रीज़न है जिसकी वजह से ये बेस्ट सेलर है, क्योंकि हम इसको काफ़ी मैं जो इस कोर्स पर ध्यान देता हूँ, काफ़ी ध्यान देता हूँ और हमेशा अपडेट करता रहता हूँ। तो इसीलिए ये बेस्ट सेलर है और लोगों ने इसमें ट्रस्ट रखा है, ठीक है। तो बात करते हैं कोर्स करिकुलम पे, इसमें क्या क्या कवर्ड है। देखिए, आप करिकुलम देखेंगे तो इसमें तो पहले तो बैकएंड पहले बनेंगे प्रोडक्शन ग्रेड ई कॉमर्स का। तो इसमें जो चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो काफ़ी यूनिक चैलेंजेस है जो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में फेस की जाती है, ठीक है। ई कॉमर्स प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको रिएक्ट नहीं आती क्योंकि फ्रंट एंड बनाएंगे हम लोग, आपको रिएक्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी इंक्लूडेड है। आपको जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है। आप पूरा सीखिए, देखिए रिएक्ट इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, बेसिक्स, बिगनर्स, एडवांस, और यहाँ पर फिर हम फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट करेंगे। इसके ये सीखने के बाद ये सारी चीज़ें रिडक्स की मदद से हम जो है इसका फ्रंट एंड, एडवांस फ्रंट एंड बनाएंगे। इसमें देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटकम ये है कि आप एक पूरा आपकी फ्रंट एंड विथ API को डिप्लॉय करो, ठीक है। और इसमें एक कॉम्प्लेक्स एडमिन पैनल भी इंक्लूड किया गया है, एडमिन पैनल और सेलर पैनल, जिसके जरिए आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकते हो फ्रंट एंड पे। तो इसमें जो कंटेंट है, इसमें जो लर्निंग्स आपको मिलेगी ये काफ़ी यूनिक मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि ओवरलैप है और सेम ही कोर्स है, सेम ही कंटेंट है, ऐसा नहीं है। इस कोर्स को, इस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे ये उसका आप रेज्यूमे में भी दिखा सकते हो। देखिए, ये इसका प्रोजेक्ट डेमो भी है, आप प्रोजेक्ट डेमो भी अच्छे से देख सकते हो ये पूरी तरीके से कि आप क्या बनाने वाले हो। तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरा डेमो दे देता हूँ। देखिए, स्ट्राइप का पेमेंट इंटीग्रेशन भी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है लेकिन ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर हो गया। तो इसमें पेमेंट वगैरह सब कुछ है, पेमेंट गेटवे आप देख सकते हो, पूरा के पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है। और इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, रिव्यूज़ भी छुपे नहीं है और रिव्यूज़ पब्लिकली होस्टेड है। मेरी वेबसाइट पे रिव्यूज़ नहीं है। देखिए, अगर मेरी वेबसाइट पे होता, नॉर्मली क्या होता है वेबसाइट पे लोग है ना, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ भी देखने मिलते हैं लोगों को, लेकिन ये रिव्यूज़ है कोई एक्सटर्नल साइट पे, यूडेमी पर, जो कि एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये रिव्यूज़ खरीदे हुए नहीं है, ये एक्चुअल रिव्यूज़ है जो लोगों ने डाले हैं। तो ये एक कोर्स है मेरा। दूसरा कोर्स है मेरा माइक्रो सर्विसेज का। ये माइक्रो सर्विसेज का कोर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ पर बनाते हो, ये प्रोजेक्ट लेड कोर्सेज है, ठीक है। ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनाते हो पूरा फुल स्टैक, उसके बाद आप माइक्रो सर्विस की ओर जा सकते हो, जहाँ पर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन को लेकर माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे, डॉकर, क्यूबरनेटिस, सब कुछ इंक्लूडेड है। फुल प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिट्स भी काफ़ी है इस कोर्स के, देखिए। और बेनिफिट्स ये है कि आपको यहाँ पर 6 महीने का फ्री इंटेलिजे प्रो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और फ्यूचर अपडेट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी मैं जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन ये कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज मेरे टाइम पे अवेलेबल नहीं थे जब मैं लर्निंग कर रहा था। लेकिन आज काफ़ी लर्नर्स को ये कोर्स के बाद हेल्प हो जाती है, ठीक है। वो लोग प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, हम कोई बेसिक एप्लीकेशन नहीं बनाते इसमें। ये एडवांस प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनते हैं। इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब कुछ हम लोग डालेंगे। और ई कॉमर्स में जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस करेंगे। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी और डेटा GPA, ये सारी। और आप है ना रोड मैप भी देख सकते हो, यहाँ पर ये रोड मैप है। तो रोड मैप के इस पेज पर आ जाओगे, faisalmemon.com/roadmap। तो ये आपको रोड मैप बताएगा पूरा के पूरा कि आपको ये जो कोर्सेज है किस ऑर्डर में लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। और लोएस्ट प्राइस कोर्स का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि एक कूपन डाल के रखूँ
ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव कोर्सेज वो यहाँ पर आए और इस कोर्स को ले सके। देखिए जो नॉलेज आपको मिलता है ये काफ़ी लो प्राइस पे मिलता है और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये फ्री कंटेंट जनरेट करने में रेवेन्यू जाता है और इससे चैनल को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको चेकआउट करेंगे एक बार। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते कोई बात नहीं, हम ऐसे तो फ्री कंटेंट वैसे लाते ही रहेंगे, हमेशा लाते रहेंगे। तो आप एटलीस्ट सब्सक्राइब और यूट्यूब पे तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, थैंक यू।